सारा कार्य मस्तिष्क का है। जो भी घटना हो रही है, जो कुछ भी घटित हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में, अब यदि हम कहें कि यदि सब कुछ मस्तिष्क कर रहा है, तो फिर ये प्रारब्ध क्या है? ये ज्योतिषी विज्ञान, जो ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं, ये सब ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया? ज्योतिर्विज्ञान तो बहुत ही प्राचीन है, पुराना है। तो क्या उसमें भी सच्चाई होती है, या फिर मनगढ़ंत घटना है, अंधविश्वास है? आज हम सभी इस बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सब कुछ निर्भर कर रहा है मनुष्य का जीवन का मस्तिष्क के ऊपर। मस्तिष्क चलती है तरंगों से। यहाँ पे बहुत सारी तंत्रिकाएं हैं, और वो लगातार करंट के रूप में कहना चाहिए, तरंगों के रूप में चाहिए, वो सूचनाएं प्रसारित करती रहती है, और उसके हिसाब से यह शरीर कार्य करता है। तो ज्योतिर्विज्ञान क्या है? मस्तिष्क जब तरंगों से कार्य करती है, तो ये जो ग्रह है, अलग अलग 9 ग्रह है, इसमें भी तरंगे होती है। चुंबकीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण, और हर एक ग्रह का चुंबकीय आकर्षण या तरंगे अलग अलग है। और ये जो तरंगे हैं, ग्रहों के तरंगे, ये मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जैसे चंद्रमा के कारण ही ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उससे ये जल ऊपर उठता है। और जब उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होता है, तो जल नीचे गिरता है। ये मस्तिष्क भी जल का ही एक प्रकार है। तो निश्चित मानिए कि इसका प्रभाव मानव मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। तो ज्योतिर्विज्ञान पूर्णतः निर्भर है कि उस समय काल में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, और वो उसका कैलकुलेशन, उसका गणना इतनी सटीक है कि आने वाले कई वर्षों पश्चात कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कब क्या होगा, पूरा कैलकुलेशन वो निकाल सकता है। इतनी गणना सटीक है, हजारों साल पहले से। आज विज्ञान इसको
बतलाता है कि आज सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। आप कैलेंडर निकाल के देखिएगा, कैलेंडर पे पूरा डिटेल में लिखा होगा पहले से ही, 1 साल पहले, 2 साल पहले का। और ये प्रभावित कब से करती है? इसकी शुरुआत उस शरीर के जन्म से पहले ही हो जाती है। जब एक स्त्री पुरुष का समागम होता है, उस समय जो स्थितियां होती है ग्रहों की, ये मैं ध्यान के पश्चात ये सब जाना तो आप लोग को बतला रहा हूं। तो उस समय जो स्थितियां होती है वो निश्चित तौर पे उनके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही होती है। और उसके पश्चात जब एक भ्रूण मां के गर्भ में आता है और उसका विकास शुरू होता है, ये जो ग्रह है इनका प्रभाव उसी समय से ही होने लगता है निश्चित तौर पे। किंतु इसमें मां की तरंगों की स्थिति भी होती है। तो वो कुछ हद तक उस शिशु को प्रोटेक्ट करती है। फिर भी कहा अवश्य जाता है कि जैसे ग्रहण हो उस समय माँ को बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप सबने सुना होगा। उसके विभिन्न कारण बतला दिए जाते हैं, लेकिन वो तथ्यपूर्ण नहीं होते जो कारण होते। नहीं जानना है बिल्कुल सही है, किंतु जब बच्चा स्वतंत्र होता है, अपने गर्भ से बाहर निकलता है, तो उस समय जो भी ग्रह तारे होंगे, जो भी ग्रह होंगे जो उनके निकट होंगे, वो निश्चित तौर पे उस पर प्रभाव डालेंगे। ज्योतिर्विज्ञान वहीं से शुरू होता है। इसीलिए आप देखिएगा, जैसे किसी की कुंडली बनाए ना, तो वो समय, तिथि, सन और यहां तक कि किस जगह पे, शहर का नाम, गांव का नाम, वो वहां तक भी पूछते हैं कि उस समय कौन सा ग्रह पहले नंबर पे होगा। किसी का यदि सपोज बुध सामने है, तो बुध ग्रह की तरंगों को बुद्धि या उसको राजकुमार की संज्ञा दी जाती है, बुद्धि प्रदायक कहा जाता है। तो जिसका बुद्ध स्ट्रांग होगा उसको उस हिसाब से उसके जो मस्तिष्क पे प्रभाव डलेगा। किसी का मंगल हो गया प्रथम पे, तो उस हिसाब से उसका प्रभाव होगा। किसी का चंद्र हो गया, किसी का सूर्य हो गया। जो उस समय जिस जगह उसका जन्म हुआ, जब वो स्वतंत्र हुआ अपनी माँ के मस्तिष्क की तरंगों से, और उसके स्वतंत्र अवस्था शुरू हुई, उस समय जो भी एनर्जी, जो भी तरंगे, ग्रहों की चुंबकीय शक्ति प्रभावकारी होगी, वही धीरे धीरे डेवलप होने लगता है उसका मस्तिष्क। किंतु केवल यही कारण नहीं होता, केवल यही कारण से ही उस व्यक्ति का जीवन ऐसा होगा, ये भी निश्चित नहीं है। इसमें जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसके घर के आसपास की जो स्थिति है, वो भी निश्चित तौर पे प्रभाव डालती है। और उस बच्चे का भविष्य इन सबके संयोग से
वो इस बच्चे का भविष्य निर्धारण होता है। एक ही समय पर, एक ही जगह पर यदि दो बच्चे उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, तब भी दोनों का भविष्य अलग अलग होगा। एक हो सकता है राजा बन जाए, दूसरा हो जाए चोर बन जाए। उसकी परवरिश एक चोर परिवार में हो रही है, गलत संगति है, या उसके माता पिता उस समय गुजर जाते हैं, वो अनाथ हो जाता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता, तो ये बुध ग्रह तो दोनों पे प्रभावशाली है सपोज, तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग चोरी में डाल देगा। और दूसरी तरफ एक जो कारोबारी है, वो उसका अपने बच्चे को इस हिसाब से करेगा, उसका उसका ही बुद्धि उतनी कुशाग्र होगी, और वो एक अच्छा सफल व्यापारी बन जाता है, राजा बन जाता है। और ये प्रभाव जीवन पर्यंत चलता है। किंतु जब वो अपने स्वभाव को एक आकार दे देता है, तो ग्रहों की जो चुंबकीय शक्ति जो प्रभाव डालती है, उससे उसका जो भी स्वभाव होगा, उस स्वभाव को ही बढ़ा देता है या उसी को ही कम कर देता है। स्वभाव, उसके स्वभाव के हिसाब से। तो स्वभाव क्या है? एक बच्चा जैसे उसकी परवरिश हो रही है अच्छे अच्छे घर में, तो कर्म क्या कर रहा है? अच्छी पढ़ाई के लिए। उसके पास बुद्धि मिल गई ग्रहों के कारण, उसकी जो क्षमता है मस्तिष्क की अच्छी हो गई है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। अब वो कर्म कर रहा है। मैंने इसी शुरू से ही कहा कि केवल ग्रह ही आपको आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, आपका स्वभाव, आपका वातावरण वो भी निर्धारण करेगा। तो उसने बच्चे ने कर्म किया, उसके पास ऐसा वातावरण मिल गया, और उसके प्रारब्ध क्या हुआ? जब वो बच्चा वो जन्म ले रहा है, उस समय ग्रह तारों की स्थिति क्या है, और उसके हिसाब से उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है। जो प्रभाव है वो हो गया प्रारब्ध, जो इस प्रारब्ध की हम बात करते हैं। आप देखिएगा, जितने भी उच्च कोटि के लोग हुए हैं, जैसे श्री राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे बुद्ध का, इनकी इनका जब भी जन्म हुआ है, उस समय ग्रह तारों की स्थिति बहुत ही अनुकूल होती है, बहुत ही अनुकूल। और वो जो ऋषि मुनि रहते हैं, वो गणना करते हैं और बताते हैं बहुत ही शुभ व्यक्ति है। दूसरी ओर जब दुर्योधन का जन्म हुआ या रावण का जन्म हुआ, उस समय जो ग्रह तारों की स्थिति थी बहुत निगेटिव थी। वो भी ऋषि मुनियों ने गणना करके जान लिया था कि स्थिति अभी खतरनाक है, तो वो बच्चे का जो मस्तिष्क होगा वो उसी हिसाब से डेवलप होगा। जैसे दुर्योधन की बात हो गई, दुर्योधन के समय पर भैया मैंने तो अपने फैमिली में ये भी देखा है, जैसे ट्विंस पैदा हुआ है, हार्डली 1 मिनट का फर्क है, तो एक बच्चा जो है वो काफी बड़े हो गए हैं अब तो, यानी वो भी 60 है। वो उनकी अपनी लाइफ बहुत अच्छी चली और उनकी फैमिली लाइफ, आगे से बच्चे सब कुछ बहुत अच्छे। और एक जो दूसरा ब्रदर है, उसका तो अपनी भी लाइफ बहुत खराब, और आगे से जो बच्चों की भी लाइफ, यानी कि यंग एज में ही, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रेजिडीज हुई है। यहाँ पर कहते हैं ना 1 मिनट का फर्क हुई हुआ होगा, जो हुआ होगा, तो कैसे इतना फर्क आ गया? 1 मिनट का फर्क की बात नहीं होगी, 1 मिनट के फर्क की बात नहीं होती।
ये केवल सहायक होती है, ये केवल सहायक होती है जब उसको मे बी वैसा वातावरण अगर मिल गया, वैसा स्वभाव मिल गया। आप देखिएगा जो 1 मिनट का फर्क वाला एक बच्चे का परवरिश कैसा हुआ और दूसरे ने उसको कैसा ग्रहण किया। एक जो मस्तिष्क है, बिल्कुल इसमें तो हो सकता है कि 1 मिनट के अंतराल में जो एक बच्चा रहा हो, उस समय जो चुंबकीय शक्ति होगी ग्रह तारों की, वो, और जो दूसरा बच्चा हो उस समय जो चुंबकीय शक्ति, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड तो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू रनिंग है, तो दूसरा जो बच्चा होगा उसमें वो चुंबकीय शक्ति अलग होगी। और वो जो अलग अलग की स्थिति है, हालांकि दोनों की परवरिश एक समान ही हो रही है, लेकिन जो उनकी जो क्षमता है, मस्तिष्क की क्षमता है, जो उसका विकास है, दोनों ने उसको अलग अलग तरीके से ले लिया। ये तो समझो एक जैसे एक मिट्टी का जो रहता है ना, कच्ची मिट्टी जो रहता है, गीली मिट्टी, उसमें साँचा तैयार करने वाली बात है। वही साँचा, वही मिट्टी, और एक व्यक्ति बना रहा है, मूर्ति अलग दिखेगी, और वही साँचा वही मिट्टी होगी, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो निश्चित तौर पे दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा। तो 1 मिनट का अंतराल, आप सोचिए कि पृथ्वी की स्पीड कितनी है। प्रति मिनट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2-2.5 हजार किलोमीटर के आसपास है प्रति मिनट की स्पीड। एग्जैक्ट मुझे अभी देखना पड़ेगा। तो प्रति मिनट में कितना अंतर हो गया। तो वो जो जैसे हम बात कर रहे बुध ग्रह की और पृथ्वी की, अब वो 1 मिनट के अंतराल में कितना परिवर्तन हो गया। जो बुध का स्थिति है या शुक्र की स्थिति है या मंगल की स्थिति है, ग्रह तारों की जो चुंबकीय स्थिति है, उस पोजीशन पे बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे वो 1 मिनट तो प्रभावशाली तो होगा ही, किंतु उसके साथ साथ कर्म या उस बच्चे ने उससे क्या ग्रहण किया। एक ही समान शिक्षा, एक ही समान परवरिश, लेकिन एक ने दूसरे हिसाब से ग्रहण किया, दूसरे ने दूसरे हिसाब से ग्रहण किया। आप एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से ग्रहण कर सकते हो, एक ही तरीके से, एक ही शब्द को। एक ही शब्द आपको बहुत ही प्यारा लग सकता है, और वही शब्द आपको क्रोध भी दिला सकता है। तो समझ का ही फेर होगा। तो ये प्रभाव जो हम बात कर रहे हैं ग्रह तारों की, इस हिसाब से प्रभावित करती है, और ये पूरे जीवन चलता है, हर पल चलता है। जो भविष्यवाणियां होती है ना, वो गणना के आधार पे होती है, दिव्य दृष्टि के आधार पे नहीं। सपोज कोई ग्रह है, वो पृथ्वी के बहुत नजदीक आ रहा है इस समय, तो ज्योतिषी जो गणना होती है उसमें ये हो जाता है कि इस समय ये ग्रह बहुत अधिक आएगा, तो लोगों को बहुत अधिक विचलित करेगा, प्रभावित करेगा। तो जब विचलित हो जाएगा तो क्या होगा, अपराध बढ़ने लगेगा, युद्ध होने की संभावना होगी। साथ ही
इससे हमारा जो समुद्र है, जल है, वो प्रभावित होगा, पृथ्वी प्रभावित होगी। तो वहां पे ये हो जाता है भविष्यवाणी की इस समय, इस वर्ष भूकंप आने की अधिक संभावना है, इस समय जलमग्न हो जाएगा, समुद्र में तूफान उठेंगे, या क्या बोलते हैं, युद्ध की संभावना है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घटेगी, महामारी होगी। जितने भी हम पुराने पुराने भविष्यवक्ता हम जानते थे ना, वो इस गणना के आधार पर बतलाते थे, अपने अनुभव के आधार पे, कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होने की संभावना है। और आप मान के चलिए 30-40% आप भविष्यवाणी कर सकेंगे। और बाकी जितनी 60% भविष्यवाणियां हैं, 60-70%, वो तो कपोल कल्पित होती है अपना बाजार चलाने के लिए। कुछ भविष्यवाणियां होती है, उनके जो आसपास जो वातावरण है, घर के वातावरण, उसके हिसाब से भी करी जा सकती है। कुछ भविष्यवाणियां लोगों को संतुष्ट करने, खुश करने के लिए करी जाती है। तो ये जो 70% भविष्यवाणियां हैं, कपोल कल्पित होती है। 30% भविष्यवाणियां आप गणना के आधार पर संभावना व्यक्त कर सकते हैं। संभावना, ज्योतिषी विज्ञान संभावनाओं पे आधारित है, और वो केवल देखता है ग्रह तारों की स्थिति। उस समय कौन ग्रह पृथ्वी के निकट होगा, और उस ग्रह के चुंबकीय शक्ति का गुण क्या है, अवगुण क्या है। क्योंकि उससे प्रभावित केवल मानव मस्तिष्क होगा, उससे प्रभावित ये पृथ्वी होगी, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, उसकी चुंबकीय शक्ति, दोनों आपस में टकराएंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा ही होगा। कई बार कहा जाता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पे आना नहीं चाहिए, या पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। आप सबने सुना होगा। उसका भी कारण यही है, जो प्रतिपक्ष रहता है उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होता है। तो चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, वो यहाँ के लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है। जिससे होगा क्या, मनुष्य के अंदर बौद्धिक क्षमता या निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए वहां पे मना किया गया कि इस समय कार्य नहीं करनी चाहिए। लेकिन भैया ये चंद्र जो होगा, पूर्णमासी वगैरह, ये तो हर महीने आएगी। वो तो इफेक्ट तब भी पड़ेगा पृथ्वी पे, उन दिनों में भी। स्पेशली पितृपक्ष में तो नहीं पड़ता ना, वो तो हर देखिए, महीने पड़ता है। चंद्रमा और सूर्य जो होता है, कैलकुलेशन जो हुआ है, सूर्य पूर्णिमा या चंद्रमा की बात नहीं होती। जो घूमने की प्रक्रिया है ना, पृथ्वी से चंद्रमा के घूमने की प्रक्रिया है, वो एकदम गोल, वहां पे कोई रोड नहीं बना हुआ है कि एग्जैक्ट उसी ही अक्ष पर चलेंगे, एकदम एग्जैक्ट गोल से बराबर नाप के बनाया गया, ऐसा नहीं है। तो वो जो शेप है, जब वो पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, जो हम बात करते हैं पृथ्वी एकदम गोल है, उसकी पृथ्वी की जब वस्तु वस्तु स्थिति देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी ऐसे दिखलाई देती है। चंद्रमा जो हम देखते हैं गोल है, ऐसा गोल नहीं है। तो इनके घूमने की जो स्थिति है, जो दोनों दोनों के बीच की दूरी है, कम ज्यादा होती है। गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वही सर्दियों में ठंड लगती है। पृथ्वी घूम झुकी हुई है 23.5 अंश के लगभग।
तो जब वो घूमती है तो एक समय ऐसा आता है कि वो पृथ्वी जो है, वो पृथ्वी का वो हिस्सा सूर्य के थोड़ा निकट हो जाता है, हमें गर्मी का पता चलता है कि यहाँ तो 50 डिग्री चल रहा है। और वही जब घूमते घूमते ऐसी स्थिति आती है कि वही जगह पृथ्वी जो सूर्य से उसकी दूरी अधिक हो जाती है, हमें ठंड का एहसास होता है। तो ये जो दोनों के बीच की दूरी है, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, ये कम ज्यादा होती है अलग अलग समय अनुसार। अब इस चीज को साइंस के हिसाब से देख लीजिएगा। तो गणना के अनुसार ये जो पक्ष है, पितृ पक्ष, 15 दिन का होता है पक्ष, जो भी होता है पक्ष कहा जाता है 15 दिन का। ये जो 15 दिन है, इसमें यह गणना की गई, इस समय चंद्रमा सबसे निकट होती है पृथ्वी के, तो वहां पे अधिक प्रभाव डाल सकती है। ये ज्योतिषी ने गणना करके निकाला, बहुत पहले, हजारों साल पहले का। अब ये चीज कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास। आप चुंबक को रख के देखिए लोहे के पास, वो खींच खींच के चलाएगा। दो समान ध्रुव वाले चुंबक को रख के देखिए आपस में, वो एक दूसरे को दूर खींच फेंकेंगे। और एक एन और एक एस वाले चुंबक को आपस में रखे, वो आपस में खींचने का प्रयास करेंगे। ये जो चुंबकीय शक्ति है उसके कारण। तो पृथ्वी भी तो एक चुंबक है, चंद्रमा भी तो एक चुंबक है, उसके अंदर भी मेटल है, वो भी घूम रहा है लगातार।